हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल मैं तुम्हारी समस्या का थोड़ा निराकरण कर देता हूं। कई विद्यार्थियों की समस्या आ रही है कि सर अभी तक आपने PDF नहीं भेजी। अरे भाई, मैंने इतने सारे लेक्चर आपके लिए बना दिए हैं तो कम से कम आप नोट्स तो बना ही सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा है कि PDF भेजना मेरा काम है। आप टेंशन ना लें, PDF आज या कल आपको शेयर कर दी जाएगी। लेकिन जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाए गए हैं उन लेक्चर के ऊपर जो भी डाउट आपको आते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को आप सोल्व आउट करने की सोचिए कि अपन को टॉपिक को किस लेवल से पढ़ना है और हम उसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। इसमें आपके पास दो फायदे होंगे। एक तो आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर टॉपिक के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ढीला रह जाता है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको आप तुरंत टीचर से कॉल करके पूछ सकते हो। और ये बात मैं फिजिक्स के लिए भी कहूँगा, केमिस्ट्री के लिए भी कहूँगा और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके लिए कहूँगा भाई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो PDF की जो टेंशन है वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिलहाल तो आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट के ऊपर थोड़ा फोकस रखिए। और मेरा काम है आपको PDF देना, कंटेंट को समझाना और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की जो बातें इस चैप्टर से या आने वाले जो चैप्टर हैं उनसे जो रिलेटेड होंगी वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई टॉपिक आपके लिए छोड़ दिया गया और उसकी आपको आगे जाके आवश्यकता पड़ने लग गई। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर तो पूरे पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जितना भी मैक्सिमम आपको तो पढ़ाया जाएगा उसमें वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा जो आपके लिए यूजफुल है और आगे जाके आपको उपयोग में काम आने वाली है। मैं कहूँगा आगे जब 12th आप पढ़ोगे तो उसमें वो चीज़ें काम आएंगी। फिलहाल के लिए आज इतनी कहने वाली बात थी, क्योंकि फिलहाल अपना ऑनलाइन जो लेक्चर है उसमें हमारा टाइम पहले बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, तो मैं अपने कंटेंट के ऊपर ही जोड़ दूंगा। फिलहाल हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में मैंने आपसे कहा था कि प्लांक ने क्या कहा था कि जो अपने पास कोई भी तरंग आती है या कोई भी जो वेव आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है या छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है। उन बंडल को प्लांक ने बोला था क्वांटा। क्या बोला था? क्वांटा। हिंदी में क्या बोलते हो? उसे बोलते हैं क्वांटा, या जिसका एक दूसरा नाम होता है फोटोन। इसे क्या बोल सकते हो आप? फोटोन। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी प्लांक ने। प्लांक ने एक बात और कही थी कि जो अपने पास आने वाले फोटोन की जो ऊर्जा है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी उसने कहा कि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? समानुपाती। और आप जानते हो जब आप इस समानुपाती को उठाओगे तो आपको एक स्थिरांक लगाना होगा और वहां पर वो लगाया गया E बराबर h न्यू। इसे बोला गया प्लांक स्थिरांक। इसे क्या बोला गया? प्लांक स्थिरांक। ठीक है। और इस स्थिरांक की वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये बात कही मैंने। ये बात किसने कही? ये बात कही प्लांक ने। चूंकि हम जानते थे कि न्यू बराबर होता है C/λ, जहां पर लैम्बडा क्या होती है? वेवलेंथ। और C बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग। और C की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो इस न्यू की वैल्यू को मैं यहां रख सकता हूं। तो हमारे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा भाई? E बराबर h। न्यू की जगह क्या रख दोगे आप? C/λ। तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया कि E बराबर क्या होता है? hc/λ। बताओ ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं? अरे भाई, h भी कांस्टेंट होता है और C भी कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? लैम्बडा पर। जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। यानी लैम्बडा की वैल्यू बढ़ने पर एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो लैम्बडा के क्या होती है? व्यतक्रमानुपाती। क्या होती है? व्यतक्रमानुपाती। बात क्लियर थी यहां तक की? इसके अलावा मैं तुमसे एक बात और कही थी, अगर मान लो आपको दो एनर्जी दी जाए, एक तो आपको दे दे E1 और एक आपको दे दे E2, और आपसे पूछ ले कि बताओ E1/E2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे? अगर E बराबर होता है 1/λ तो E1 बराबर क्या होगा? 1/λ1। E2 बराबर क्या होगा? 1/λ2। तो E1/E2 कितना हो जाएगा जी? E1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/λ1। और E2 बराबर क्या होगा? 1/λ2 पर चला जाएगा ना भाई, तो 1 से 1 कैंसिल। तो E1/E2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? λ2/λ1। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? λ2/λ1। ये लो जी। अगर आपको दो एनर्जी दे दी जाए तो दोनों की जो वेवलेंथ का रेशियो है वो इस एनर्जी की रेशियो को क्या हो जाएगा भाई? बराबर। ये बातें प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी
और मैं ये बात समझ में रहा हूं कि यहां तक की शायद बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर बात है। इसके अलावा तुमसे मैंने ये और कहा था कि जितनी एनर्जी आप देते हो उतनी ही एनर्जी आपको मिलती है। अगर आपने 10 जूल एनर्जी दी है, अगर आपने 10 जूल एनर्जी का कोई फोटोन डाला है, तो चाहे वहां से कितने फोटोन या कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उनकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी आपने दी है। इसका मतलब मैंने क्या कह रहा हूं, जैसे अपने पास कोई सरफेस है, पूरी बात को ध्यान से समझना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। कि अगर मान लो अगर आपने कोई फोटोन डाला है, पहले मैं देख लेता हूं आपको कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं, अब विजिबल है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा आपने मान लो किसी ये अपने पास कोई मेटल की सरफेस है, कोई धातु की क्या है ये अपने पास सरफेस, इस सरफेस पे आपने कोई फोटोन डाला, उस फोटोन की एनर्जी मान लो आपके पास 10 जूल है। कितनी एनर्जी अपने पास, 10 जूल है। और इस फोटोन पर डालने पर यहां से मान लो 4 फोटोन बाहर निकले। कितने फोटोन बाहर निकले, 4, 1 2 3 और 4, यहां से 4 फोटोन बाहर निकले। मान लिया कि इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है और इसकी एनर्जी कितनी है अपने पास, E4। भाई आपने 10 जूल एनर्जी का एक फोटोन डाला, फोटोन डालने के बाद इसकी सरफेस से 4 फोटोन बाहर निकल गए। मान लिया कि उसकी एनर्जी E1 है, एक की एनर्जी E2 है, एक की एनर्जी E3 है और एक की एनर्जी E4 है। तो हम क्या जानते हैं, जितनी एनर्जी आप डालते हो उतनी ही एनर्जी आपको मिलती है। यह बात कौन कहती है, यह बात कहता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो ये कहता है ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप नष्ट कर सकते हो, यानी जितनी ऊर्जा आप दोगे उतनी ही ऊर्जा आपको मिलेगी। तो आपने कितनी ऊर्जा दी थी भाई, 10 जूल। और अब ये जो चारों ऊर्जा है, यानी मैं कहूंगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये किसके बराबर होगी भाई, बताओ 10 जूल के बराबर होगी कि नहीं होगी। भाई आपने 10 जूल जो एनर्जी का फोटोन डाला था और यहां से 4 फोटोन बाहर निकल गए। अगर मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, इसकी E4 है, तो इन चारों की एनर्जी का जो योग होगा वो इसकी एनर्जी के बराबर होगा। ये थोड़ी है कि इसकी इन चारों की एनर्जी 10 जूल से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी आपने दी है उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि मैं कहूंगा एनर्जी इंसिडेंट जितनी आपने डाली है, या मैं कहूंगा एनर्जी एब्जॉर्ब, मैं कहूंगा एनर्जी इंसिडेंट बोल सकते हो आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी एमिटेड। यानी जितनी एनर्जी आपने डाली है उतनी ही एनर्जी आपको बाहर मिलेगी। एमिट का मतलब होता है बाहर निकलना और इंसिडेंट का मतलब होता है अंदर आना। तो जितनी एनर्जी आपने डाली है उतनी ही एनर्जी आपको क्या मिलेगी, बाहर। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहां तक की बात क्लियर है। ये पूरी बातें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरी बातें क्लियर हो रही होंगी। कहानी क्लियर है, यानी जितनी ऊर्जा आपने डाली है उतनी ही ऊर्जा आपको वापस मिल रही है। कहानी क्लियर थी। फिर मैंने आपको बताया था अगर मान लो इनकी चारों की ऊर्जा अलग अलग है तो इनकी चारों की लैम्बडा भी अलग अलग होगी। इसकी मान लो लैम्बडा 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो उसे आपने बोला था पॉलीक्रोमेटिक लाइट। उसे आपने क्या बोला था, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। और उसका मैंने फॉर्मूला आपके साथ बताया था कि अगर मान लो अगर आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट है तो आप एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, और अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो आप एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो किस प्रकार लगाओगे। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को यहां तक के टॉपिक में कोई डाउट है तो वो मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके पूछ सकता है। भाई कहानी क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं इससे आगे की। कौन सी बात, कि आपने कहा कि सर एनर्जी हम डालें, हमने एनर्जी डाली और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं इस फिनोमेना को, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। भाई आपने किसी एनर्जी का फोटोन डाला, मेटल की सरफेस पे डालोगे अपने आप तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। आपने किसी एनर्जी का फोटोन एक धातु के टुकड़े पे डाला तो धातु के पास धनायन भी होते, ऋणायन भी होते, भाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो जैसे आप उस पर डालोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर। तो बताऊंगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं उस प्रभाव को क्या बोलते हैं। तो अगले वाला कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस टॉपिक का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान से देखो,
टॉपिक का नाम क्या है आज के टॉपिक का हमारा? आज के टॉपिक का हमारा नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारे पास प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या आप बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले तो मैं आपको लिखता हूं इसकी परिभाषा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस इफेक्ट को कहते क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी। तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी की परिभाषा लिखता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो होता क्या है। तो सुनो परिभाषा क्या लिखी हुई है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कुछ धातुएं, देखो एक एक चीज को ध्यान समझना। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? कुछ धातुएं, यानी हमारे पास क्या होंगी? मेटल। भाई धातु तो मेटल ही होती है। कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। अरे भाई हाइड्रोजन वर्ग में आते हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये एक ही तो ग्रुप के हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट ए वर्ग। अरे पढ़ा होगा ना आपने, 9-10 में चलता है ये आवर्त सारणी के अंदर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक के एलिमेंट है? ये सारे के सारे हैं भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व हैं। हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रूबिडियम हुआ, और अपने पास कौन सा हुआ? सीजियम। एक और होता है फ्रांसियम, लेकिन ये क्या होता है? ये होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव, इसलिए इसका हम अध्ययन नहीं करते। अरे बताऊंगा, इससे आगे वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम ही क्या है? पीरियोडिक टेबल। तो वहां पर ये बातें डिस्कस कर ली जाएंगी, तो वो बातें आप टेंशन ना लो। फिलहाल तो अभी देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर धातुएं तो ये भी थी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। सर आपने इन तीनों को क्यों लिया, ऊपर वाले को क्यों नहीं लिया? भाई जब ये तीन सारे के सारे एक ही वर्ग में आ रहे हैं तो सर आपने नीचे वाले को क्यों लिया, ऊपर वाले को क्यों नहीं लिया? तो उसका रीजन पता लग जाएगा भी आपको कि मैं नीचे वाले को क्यों ले रहा हूं, ऊपर वाले को क्यों नहीं ले रहा। सब बातें आपके साथ डिस्कस कर ली जाएगी, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बातें सुनो पहले आप। इसने लिखा कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आदि एटसेट्रा आदि पर, कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आदि पर इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूंगा फोटोन डाला जाता है, फोटोन डाला जाता है। तो इन धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम हुई, रूबिडियम हुई, सीजियम हुई, अगर इनकी मेटल के ऊपर अगर आप कोई फोटोन डालोगे तो इनकी सरफेस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं? बाहर। इनके सरफेस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर। इस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, भाई आपने क्या किया, सुनो क्या कह रहा है। आपके पास ये मेटल का टुकड़ा है, इस मेटल, ये अपने पास है मेटल पीस। कौन सा पीस है? मेटल का टुकड़ा। कौन सी मेटल का? चाहे पोटेशियम हो, रूबिडियम, सीजियम, कोई सी ले सकते हो आप। अगर इसके ऊपर आपने कोई फोटोन डाला तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर। भाई आपने सरफेस के ऊपर कोई फोटोन डाला, फोटोन H नहीं तो होता है। अगर आपने फोटोन डाला तो इसकी सरफेस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं ये हवा में तो नहीं जाएंगे भाई अगर आपने मेटल की सरफेस पे अगर फोटोन डाला है तो इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन हवा में तो जाएंगे नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ना कोई सर्किट तो होगा ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे नहीं घूमेंगे? और इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, बताओ करंट डेवलप होगा कि नहीं होगा? धारा आएगी, उसे बोलते हैं फोटो करंट। उसे क्या बोलते हैं? फोटो करंट। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई आपने फोटोन डाला, डालने पर इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए? बाहर। अब इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं जाएंगे ना, सर्किट में जाएंगे। तो बताओ सर्किट के अंदर करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसे बोलते हैं फोटो करंट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात कहानी क्लियर है? बात कहानी क्लियर है? आपने फोटोन डाला मेटल की सरफेस पर तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए? बाहर। जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन बाहर हवा में तो नहीं जाएंगे, सर्किट में जाएंगे। तो बताओ सर्किट के अंदर करंट डेवलप होगा कि नहीं होगा? उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो मेथड हो रहा है
इस मेथड को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिख रहा हूं मैं तथा इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तथा इस इलेक्ट्रॉन द्वारा, किस इलेक्ट्रॉन द्वारा? फोटो इलेक्ट्रॉन द्वारा। तथा इस इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न करंट क्या कहलाता है? फोटो करंट कहलाता है। फोटो करंट कहलाता है। तीन बातें ध्यान रखने वाली, एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास फोटो करंट और एक हमारे पास क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीन बातों को ध्यान समझो आप। तीन टर्मिनोलॉजी होगी यहां पर। एक तो अपन बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की, एक बात करेंगे फोटो करंट की और एक बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सुनो बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। आपके पास एक मेटल का पीस था, इस मेटल के पीस पर आपने एक एनर्जी का फोटोन डाला, तो उस मेटल के पीस से इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए? बाहर। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बात को ध्यान रखना। अगर आपने मेटल के पीस पर अगर फोटोन डाला है तो फोटोन के पास एनर्जी होगी। फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? E बराबर कितना होता है? एच न्यू। ये बात तो प्लांक ने कही थी ना हमसे कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? इतनी एनर्जी होती है। या कितनी होती है? एच सी बाई लैम्डा। ये लिखो चाहिए, बात तो एक ही है ना। न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी ये भी हो सकती है और एनर्जी ये भी हो सकती है। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपको एग्जाम में लैम्डा दी गई है या फ्रीक्वेंसी दी गई। अब बात समझो आगे से। उसने कहा मेटल का पीस है, इस मेटल के पीस पर आपने क्या डाली? फोटोन डाली, तो इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए? बाहर। जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उन्हें? फोटो इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो करंट आता है, उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट आएगा उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। और ये जो पूरा मेथड है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कहानी तो आपकी किसकी थी? ये कहानी तो आपकी एनसीईआरटी की थी भाई। ये बात तो किसने कही? ये बात तो कही भाई एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने इतनी बात कहकर छोड़ दिया मामला कि आप तो ये समझो साहब। अब समस्या ये है कि सर पहली बात तो आप ये बताइए, ये पोटेशियम रूबिडियम सीजियम को ही आपने क्यों लिया, इससे ऊपर वाली को आपने क्यों नहीं लिया? भाई रीजन तो है ना, जब एक ही वर्ग में आते हैं तो सर आपने नीचे वाली की क्यों लिया, ऊपर वाले को क्यों नहीं लिया? और सर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता कैसे है? ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये प्रोसेस होता कैसे है? बस थ्योरेटिकल तो आप समझ गए, थ्योरी के रूप में तो आप समझ गए, लेकिन इसे प्रैक्टिकली तो समझेंगे हम कि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट किस प्रकार डेवलप किए जाते हैं। तो यहां तक ही कहानी क्लियर है। यहां तक की बात देख लीजिए आप। ये बात तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है, जो मैंने आपके साथ बोर्ड पर डिस्कस किया है। ये बात किसने लिखी है? ये बात लिखी है आपकी एनसीईआरटी ने। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं अपने लेवल से। ये अपने पास बेसिक लेवल होगा, अब इसका बनाएंगे अपना एडवांस लेवल। ये बात तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखी। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि अपने पास जो ये है पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, इन्हीं का उपयोग क्यों किया जाता है, इनसे ऊपर वाली धातुओं का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। पहले तो इसको समझते हैं, उसके बाद समझाऊंगा आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस। वापस सुन लेना ध्यान से। प्रोसेस क्या है? आपके पास ये धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े पर आपने क्या डाला? इस धातु के टुकड़े पे क्या डाला आपने डाला फोटोन। फोटोन डालते ही धातु के टुकड़े से क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से सर्किट के अंदर जो करंट आता है उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। और ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पहले तो हमको ये देखना है कि जब ये पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब हमको ये देखना है कि जो पोटेशियम रूबिडियम सीजियम जो है, इन्हीं का उपयोग क्यों किया जाता है, इससे ऊपर वाली धातुओं का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। देखो जी, हमारे पास था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ठीक है, हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पोटेशियम का, रूबिडियम का और सीजियम का तो उपयोग किया जाता है, लेकिन इन तीनों का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? अभी पता लग जाएगा आपको। भाई मैंने आपसे क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा कि जब आपने मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डाला, फोटोन डाला और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर। अब आप जानते हो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, भाई ऊपर से तो नीचे तो आ रहे हो, आपको पता है ये कौन से ग्रुप में आता है? ये आता है फर्स्ट ए ग्रुप में। एस ब्लॉक का एलिमेंट, किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये अपने पास है एस ब्लॉक का एलिमेंट। अब सुनो,
ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, भाई आवर्त सारणी में दो बातें बताई जाती है आपको कि अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलोगे, अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलोगे तो आकार में कमी आती है। आकार क्या हो जाता है? कम। यानी अगर आपने देखा है पीरियोडिक टेबल ऐसी तो होती है, ऐसी होती है आपकी आवर्त सारणी। यहां पर एस ब्लॉक होता है, यहां पर पी ब्लॉक होता है, यहां पर डी ब्लॉक होता है, और नीचे कौन सा ब्लॉक होता है? एफ ब्लॉक। ऐसा ही तो होता है। आप कहते हो जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो तो जो साइज है वो साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अगर आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा बताया जाता है आपको कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है और ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। बताई जाती बात आपको कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम हो जाता है और ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात बताई जाती है आपको। अब बात सुनो, अगर ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा, अगर ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन का आकार इतना सा होगा, लिथियम का और बड़ा हो जाएगा, सोडियम का और बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम का और बड़ा हो जाएगा, रुबिडियम का और बड़ा हो जाएगा, सीजियम का और बड़ा हो जाएगा। भाई ऊपर से नीचे आने पर अगर आकार बढ़ रहा है तो अगर ये इतना सा हाइड्रोजन है तो लिथियम इतना बड़ा होगा, सीजियम सोडियम इतना बड़ा होगा, पोटेशियम इतना बड़ा होगा, रुबिडियम इतना बड़ा होगा, और सीजियम कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? और इन सबके पास बताओ इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? इन सबके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन इनके पास, सबके पास। और इनके पास क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा। और न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? न्यूक्लियस तो हर एटम के पास होगा ना भाई, न्यूक्लियस तो हर एटम के पास होगा। पूरी बातें क्लियर है आपको? आपको पूरी बातें क्लियर? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आपको मेटल की सरफेस पर फोटोन डालने हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करने? बाहर। अब सोचो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसके बीच में आकर्षण ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई आपका न्यूक्लियस बीच में है, आपका न्यूक्लियस यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बताओ आकर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? पास में तो है, ये इस न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो बताओ इन दोनों के बीच बताओ आकर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन बताओ यहां पर आकर्षण कम हो जाएगा, इसमें दूरी बढ़ गई, इसमें और दूरी बढ़ेगी, इसमें और यहां तो दूरी और भी ज्यादा क्या हो गई? बढ़ गई। अगर दूरी बढ़ेगी, अगर न्यूक्लियस, अरे सोचो अगर मान लो न्यूक्लियस यहां पे है और इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है तो इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा कम है, बताओ आकर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर सोचो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ये हाथ तो मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये हाथ मेरा क्या है? न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है, न्यूक्लियस यहां है, बताओ इन दोनों में आकर्षण होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को दूर करता जाऊं, दूर करता जाऊं यहां तक लेके आ गया मैं इलेक्ट्रॉन को, तो मैं कहूंगा न्यूक्लियस से बताओ इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? दूरी बढ़ गई। और दूरी बढ़ जाएगी तो इस न्यूक्लियस का बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन होगा? क्या इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण क्या हो जाएगा? समाप्त। अगर इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस का अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण समाप्त हो जाएगा तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि कठिन होगा? आसान होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना तो कठिन होगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? आसान, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से आकर्षण क्या है? कम है, लेकिन इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से आकर्षण क्या है? ज्यादा। और मैंने क्या कहा था? फोटो करंट जब ये आएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं जाएगा तो फिर फोटो करंट कहां से आएगा भाई? जब इलेक्ट्रॉन हवा में गया ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में गया ही नहीं तो क्या कोई फोटो करंट आएगा क्या? तो मैं कहूंगा बताओ इसकी साइज कम है और साइज कम हो जाने की वजह से इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है? कठिन। लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाएगी, आकर्षण समाप्त हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? आसान। इसलिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पोटेशियम को, रुबिडियम को और सीजियम को उपयोग में लिया, क्योंकि इनका आकार क्या होता है? बड़ा। और इन धातुओं के आकार बड़े हो जाने से इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आसान। इसलिए आसानी से आपको क्या दिख जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहानी क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? बात समझ आ गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का उपयोग क्यों किया जाता है। ध्यान से देख लीजिए आप कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा नाभिक की इलेक्ट्रॉन से जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, या मैं कहूंगा नाभिक का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? आसान। और इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर आसान हो जाएगा तो मैं कहूंगा आसानी से आपको क्या दिख जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आसानी से क्या दिख जाएगा आपको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहानी क्लियर है? इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन मेटल का हम उपयोग करते हैं। बात समझ आई?
बात समझ, पहला कॉन्सेप्ट दूर हो गया आपका। पहला जो आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा कि सर आपने इसका उपयोग क्यों किया, इन तीनों का उपयोग क्यों नहीं किया। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर। आगे चलो, अब सुनो, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे। ये बात तो तुमको पता लग गई, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और आकार बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, आसान, क्योंकि आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, आसान। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा। बात क्लियर। अब सुनो बात आगे। होता क्या है, आपके पास ये मेटल का पीस है, सुनना बात ध्यान से, ये बातें आपको बताई नहीं जाएगी, मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं। ये बातें थोड़ी आगे की हैं, लेकिन ये बातें सीखने लायक हैं, काफी इंपॉर्टेंट बातें इन टॉपिकों के अंदर छुपी हुई है भाई, जिसको हमको देखना है उसको समझना है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल का पीस है, मेटल का धातु का टुकड़ा, हिंदी में क्या बोले तो धातु का टुकड़ा, क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, धातु का टुकड़ा, ठीक है साहब। अब आप देखो, आपने कोई फोटोन डाला, अब इलेक्ट्रॉन, ये तो अब सुनो, आपकी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जब धातु के ऊपर या धातु के टुकड़े के ऊपर आप फोटोन डालते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर। इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होगा, इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब सोचो, पहले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना होगा, भाई ये मेटल की सरफेस है, ये जो एरिया है ये मेटल का क्या है, ये जो एरिया बना रहा हूं मैं, ये एरिया क्या है, ये एरिया है मेटल का सरफेस। क्या है ये एरिया, ये एरिया है मेटल का सरफेस। तो मैं कहूंगा पहले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना होगा, यहां से पहले यहां आओगे, भाई पहले जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा सरफेस पर, और फिर सरफेस से कहां जाएगा, बाहर। मतलब दो काम होंगे कि नहीं होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो होगा मेटल के बीच में, इलेक्ट्रॉन को पहले यहां से कहां पर आना होगा, सरफेस पर, और सरफेस से कहां आएगा फिर, बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो बताओ क्या फोटो करंट होगा, क्या फोटो करंट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, सर्किट में। और सर्किट में कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या जाएगा, बाहर। तो मैं कहूंगा अगर आपने मान लो कोई फोटोन डाला, आपने फोटोन डाला, तो आपका जो फोटोन है, इसकी फोटोन अपने पास, ये अपने पास है फोटोन, क्या है अपने पास, ये अपने पास है भाई फोटोन। तो आप फोटोन डाल रहे हो, तो आप फोटोन जब डालोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को दो काम करने होंगे, पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर आना होगा, और फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या जाना होगा, बाहर। जब भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन आएगा सरफेस पर और फिर सरफेस से कहां जाएगा, बाहर। ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होगा कि आपने फोटोन डाला और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, आपने फोटोन डाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। पहले कहां पर आएगा, पहले आएगा सरफेस पर, उसके बाद कहां जाएगा, बाहर। बात समझ रही है, पहले आएगा सरफेस पर, उसके बाद कहां जाएगा, बाहर। यानी आपने कोई एनर्जी दी, आपने इस फोटोन को ई एनर्जी दी, तो मैंने आपसे कहा था लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। अगर आपके फोटोन के पास ई एनर्जी है तो पहले इस फोटोन की एनर्जी यहां से यहां होगी और फिर यहां से कहां जाएगी, बाहर। और सुनो, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर ले जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं इसे कार्यफलन ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कार्यफलन ऊर्जा। इसे डिनोट करते हैं ई नोट से, या इसे आप लिख सकते हो डब्ल्यू नोट से। पहले इलेक्ट्रॉन को यहां से कहां जाना होगा, सरफेस पर, और सरफेस तक ले जाने के लिए, यहां से यहां तक ले जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या उसे बोलते हैं कार्यफलन ऊर्जा। इसे लिखते हैं ई नोट से, या इसे लिखते हैं डब्ल्यू नोट से। और यहां से बाहर ले जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर ले जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसे हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पीई मतलब क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो कंडीशन में होगा। सबसे पहले कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी तुमको उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड। उसके बाद कौन सी दोगे तुम उसे, उसके बाद तुम दोगे उसे काइनेटिक एनर्जी। भाई पहले तो मिलेगी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से यहां से यहां जाएगा, और जो काइनेटिक है उससे कहां चला जाएगा, वो बाहर। जब जाके क्या होगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ आ गई आपकी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो एनर्जी होगी, एक तो अपने पास होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी। जब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकलेगा, बाहर। ऐसे नहीं कि आपने डाला बाहर निकल गया, पहले एनर्जी कौन सी मिलेगी उसे, थ्रेशोल्ड, उसके बाद उसे एनर्जी कौन सी मिलेगी, काइनेटिक। अगर मान लो
अगर मान लो फोटोन को, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बस इतनी ही एनर्जी मिली, मान लो कि आपके फोटोन या आने वाले फोटोन के पास 5 जूल एनर्जी है, थोड़ा सोचना बात को ध्यान से, आने वाले फोटोन के पास मान लो कि 5 जूल एनर्जी है और यहां से यहां तक ले जाने के लिए भी कितनी चाहिए, 5 जूल। तो मैं कहूंगा अगर आपने 5 जूल एनर्जी का फोटोन डाला तो वो यहां से यहां तो चला जाएगा, लेकिन बताओ क्या बाहर जाएगा, क्या नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपके पास फोटोन के पास कितनी एनर्जी, 5 जूल, और यहां से यहां तक ले जाने के लिए भी कितनी चाहिए, 5 जूल। तो आपने जो एनर्जी दी वो एनर्जी थी यहां से यहां तक ले जाने में खर्च हो गई, तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी होगी क्या वहां पर, नहीं होगी। तो मैं कहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन फोटो करंट, अरे इफेक्ट तो होगा ना भाई, इफेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन क्या फोटो करंट होगा, क्या नहीं होगा। फोटो करंट कब होता, जब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकलता, बाहर। तो मैं कहूंगा यहां से यहां तो आ गया लेकिन यहां से बाहर नहीं गया, तो मैं कहेंगे फोटो करंट वहां पर नहीं होगा। कल करेंगे इसके बारे में, अगले वाले लेक्चर में पूरी बातें बताऊंगा आपको मैं इसके केस के बारे में कि कौन कौन से केस इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।